31 दिसंबर 2019 को जब मेरे जेआरएफ का रिजल्ट आया, तो उस वक्त से थोड़ा पहले, मतलब जब जेएनयू का विवाद चल रहा था या बाकी चीजें चल रही थी, तो अक्सर किसी एमएनसी में जॉब कर रहे, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके, एमबीए कंप्लीट कर चुके मेरे दोस्त मुझसे अक्सर कहते थे, जब मैं उन्हें कहता था कि मुझे पीएचडी करनी है, तो अक्सर कहते थे कि यार 22 साल की उम्र में तो हम इतना टैक्स दे रहे हैं सरकार को, और तुम्हें क्यों करनी पीएचडी, मतलब सरकार से टैक्स लेना है, जेएनयू वालों जैसा अय्याशी करनी है टैक्स पेयर्स के पैसे पे। तो ये बात मेरे दिमाग में खटकती थी और मैंने सोचा था कि अगर ईश्वर ने, अगर नियति ने मुझे जेआरएफ लेने का मौका दिया, अगर ईश्वर ने मुझे स्कॉलरशिप पे पढ़ने का मौका दिया, भारत सरकार की तरफ से मुझे कोई भी छात्रवृत्ति मिली, तो निश्चित रूप से मैं ऐसी कोशिश करूंगा, मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि वह जो शोध मैं कर रहा हूं वो समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी हो, उपयोगी हो और साथ ही साथ एक प्रासंगिक विषय पर शोध हो। यानी हम 20वीं सदी की बातें 21वीं सदी में ना करें। हम ऐसा ना करें कि अभी आज के समय में हम कुछ बहुत पुरानी बातें जो घिसी पिटी हैं, जो बहुत ज्यादा बार दोहराई जा चुकी हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बार समझा पढ़ा जा चुका है, सिर्फ इसलिए कि उस पर मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ इसलिए कि उस पर कुछ रेफरेंसेस ज्यादा हैं और हमें उस पर ज्यादा काम ना करना पड़े, तो यह सोच के उन विषयों का चयन ना करें। तो 31 तारीख को जब मेरा रिजल्ट आया, तो उस वक्त मैंने जेआरएफ के रिजल्ट के समय एक संकल्प लिया था कि हर कीमत पर, हर हालत में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा विषय एकदम प्रासंगिक हो। प्रासंगिक विषय को लेकर और इस संकल्प को निभाने को लेकर एक लंबी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। कई बड़े विश्वविद्यालयों ने, तथाकथित बड़े, जो अपने ग्रहणशीलता के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी उदात्तता के लिए, जो नए विचारों के, समावेशी विचारों के एक प्रतीक चिन्ह है कि हाँ, यहाँ तो नई बात स्वीकार की जाएगी, हाँ यहाँ तो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, यहाँ वे लोग हैं जो दम्भ भरते हैं कि साहित्य के लिए सबसे बेहतर जगह यही विश्वविद्यालय है। उन विश्वविद्यालयों ने मेरे विषय पर प्रश्न चिन्ह उठाया और कहा कि यह विषय शोध के अनुरूप नहीं है। सबसे पहले मैं अपना विषय बता दूं। मेरे पीएचडी का विषय है आधुनिक हिंदी कविता की वाचिक परंपरा के पुनर्जीवन में डॉक्टर कुमार विश्वास का योगदान। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी कविता को झोले से निकालकर मर्सिडीज तक पहुंचाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कविता के साथ बाजार का एक अद्भुत समन्वय किया। मतलब बाजार की कविता भी नहीं लिखी और कविता का बाजार भी बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति पर शोध होना, ऐसे व्यक्ति के कार्यों पर कि अचानक आपने ऐसा क्या कर दिया कि हिंदी साहित्य का जो पाठक आईआईटीज में नहीं होता था, आईआईएम में नहीं होता था, बड़े बड़े तकनीकी संस्थानों में नहीं होता था, एनआईटीज में नहीं होता था, वो सब अब कविता सुन रहे हैं, वो एक स्वर में, एक सुर में, कोई दीवाना कहता है, गा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति थी, इसके कौन कौन से कारक हैं? हिंदी कविता की मंचीय धारा को एक नया युग देने का काम डॉक्टर कुमार विश्वास ने किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता था कि इन पर शोध होना चाहिए। इस शोध को लेके जब मैं जेएनयू पहुंचा, तो वहां के साहित्यकारों ने, वहां के जो बड़े अकादमिक उन्नत लोग हैं अकादमिक रूप से, मैं क्या कहूँ, कुछ सटीक विशेषण मुझे मिल नहीं रहा। अगर मैं सभ्य विशेषणों का इस्तेमाल करूं तो यह उनके लिए अति सम्मान हो जाएगा, और अगर मैं कुछ सच बयान करूं तो फिर हो सकता है कि उनकी मान हानि हो जाए। हालांकि मान वो खुद लुटाते रहते हैं। तो वहां उन लोगों ने कहा मुझे कि आप इस विषय पर क्यों पीएचडी करना चाहते हैं? कुमार विश्वास साहित्यकार नहीं है। साहित्य के लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि साहित्य की जो सबसे बेहतरीन परिभाषा है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, कि साहित्य किसी भी देश की जनता की चित्त की वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और बाकी आचार्यों ने भी जो साहित्य की परिभाषा दी है, विज्ञान और साहित्य में एक बहुत बारीक अंतर है। विज्ञान में चीजें स्थापित हो जाती हैं। गैलीलियो ने कह दिया पृथ्वी गोल है, आइंस्टीन ने कह दिया E = mc²।
उन्होंने सिद्ध किया। अगर आपको इससे ज्यादा बेहतर बात लग रही है कि नहीं E=mc², नहीं E=cm² होता है, तो आओ, कागज कलम उठाओ, लैब में जाओ, मेहनत करो, स्वयं को सिद्ध करो और उस प्रमेय को जो तुम कह रहे हो वो सिद्ध करो। साहित्य में इसका उल्टा होता है। साहित्य में कोई भी परिभाषा, चूंकि वैचारिक है, विचार को आप कैसे प्रामाणिक सिद्ध करेंगे, तो साहित्य में पहले लोग सिद्ध होते हैं और फिर वो जो कहने लगते हैं वो सिद्ध माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग पहले सिद्ध हुए और जिन लोगों ने साहित्य की परिभाषा दी, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या फिर बाकी अन्य आचार्य हो, सबने लगभग एक ही बात कही कि साहित्य जनता से जुड़ा होता है, लोक से जुड़ा होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य की बदौलत लोक में अद्भुत तरीके से अपनी पकड़ बना चुका है। मतलब ट्विटर पे जिन्हें 8-9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे जिन्हें 7-8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हैं, और साहित्य की बदौलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा डांस करते हैं इसके लिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो कहते हैं खुद को साहित्यकार हैं। उनकी कविताओं को सुन के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो साहित्यकार है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है साहित्यकार? बड़े हास्यास्पद तर्क दिए गए। उन्होंने कहा एक कविता सुनाइए आप उनकी। जेएनयू के इंटरव्यू में, हो सकता है मैं इंटरव्यू भी कुछ दिन बाद साझा करूं आप सबसे, जेएनयू के इंटरव्यू में कहा गया कि कोई एक कविता सुना दीजिए जो जिसमें साहित्यिकता हो। मैंने पूछा साहित्यिकता का तत्व क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब भाषा अच्छी हो, बाकी चीजें, साहित्यिकता का तो आप जानते हैं। मैंने कहा जी, मैंने कविता सुनाई उन्हें, मैं 4 पंक्तियां यहां भी दोहराता हूं, आप तय करिए कि साहित्यिकता इससे बेहतर क्या हो सकती है कि संबंधों को, अनुबंधों को परिभाषाएं देनी होंगी, होठों के संग संग नैनों को कुछ भाषाएं देनी होंगी, हर विवश आंख के आंसू को यूं ही हंस हंस पीना होगा, मैं कवि हूं जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। क्रौंच पक्षी के शोक को श्लोक में बदल देने वाली जो कविता कल्याणी की यात्रा है, वो अगर 21वीं सदी में व्हाट्सएप मैसेंजर के युग में इतनी प्रांजल भाषा में अपनी बात कर रही है, तो इससे बेहतर साहित्यिकता क्या हो सकती है? इससे बेहतर साहित्यिकता तो वही हो सकती है जो समझ में ना आए, या फिर वो सिर्फ उन्हीं अकादमिक जगत में, एकेडमिक एरिना में बैठे उन कुंठितेशों को समझ में आए जिन्हें दुनिया समझना नहीं चाहती। तो इसको लेके एक लंबी लड़ाई हुई। फिर जेएनयू वालों ने मना कर दिया। और मना क्या किया, मतलब सामान्यतः सबको 100 में 70, 60, 50 ऐसे अंक दिए गए। मुझे 100 में 34.5 अंक दिए गए। वो पता नहीं आधा अंक क्यों दे दिया गया, ज्यादा 34 से मिलना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो जैसी उनकी धारणा थी। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, वहां पर साक्षात्कार हुआ और लगभग 40 मिनट तक चला। एक बड़ा रोचक सवाल पूछा गया वहां कि कुमार विश्वास की कविता सत्ता के सापेक्ष है या निरपेक्ष है। मैंने जवाब देते हुए कहा कि सर, वो स्वयं कहते हैं कि जिस दिन कविता सत्ता के साथ खड़ी हो गई, या तो सत्ता नष्ट हो जाएगी या कविता नष्ट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उनकी कविता युग धर्म की कविता। उन्होंने कहा एक पंक्ति बताइए जो कुमार विश्वास ने साहित्य के साथ रहते हुए सरकार के खिलाफ लिखा हो। मैंने कहा निश्चित। फिर मैंने वो गीत सुनाया उन्हें कि वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ। तो इस पे एक प्रोफेसर ने बड़ा मुस्कुराते हुए बड़े तंज भरे अंदाज में ये प्रश्न किया कि अच्छा, ये तो तब लिखी थी जब राज्यसभा नहीं मिली थी। मैंने उन्हें जवाब दिया था कि सर, ये आपकी धारणा है कि उन्होंने ये कविता लिखी थी क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं मिला था। ये मेरी धारणा है कि चूंकि वह यह कविता लिख सकते थे, उनके कलम में इतनी धार थी, खुद के भीतर इतना स्वाभिमान था, इस वजह से ही उन्हें राज्यसभा नहीं मिली। जो बात वो अपने टीवी चैनलों के इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरे लहजे में जी हजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। तो ये आपकी धारणा है, ये मेरी धारणा है। सत्य क्या है ये जानने के लिए शोध करना है। मैं इन विश्वविद्यालयों के पास, मैं जेएनयू के पास इसलिए नहीं गया था कि मुझे जेआरएफ की राशि मिलनी है, आप मुझे थोड़ा सहयोग करें और मैं कुमार विश्वास का प्रशस्ति पत्र लिखना चाहता हूं। मैं शोध करना चाहता था। और सबसे बड़ी बात कि नए विचारों को स्वीकार करने का दम्भ भरने वाला जेएनयू, ऐसा जेएनयू जहां यह माना जाता है कि बौद्धिकता यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। कुछ लोग तो बड़े श्रद्धावान हैं जेएनयू को लेकर। उनके लिए जेएनयू रैंकिंग के अलावा, मतलब श्रद्धा के रैंकिंग में नंबर 1 पर है कि हाँ भाई, जेएनयू सबसे अच्छी जगह है।
हो सकता है बहुत प्रांजल, बहुत परिष्कृत, बहुत मेधावी लोगों की एक बड़ी तादाद निकली हो वहां से, लेकिन आज के जेएनयू की स्थिति यह है कि एक नवीन विचार को स्वीकार करने में जेएनयू ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जेएनयू ने, मेरे पास इंटरव्यू है पूरे प्रोफेसर्स का, सब लोग हैं उसमें, और समय आने पर मैं उसे सार्वजनिक करूंगा, मैं उसे आप सब तक पहुंचाऊंगा कि जिस तरीके से उन लोगों ने संवाद किया। मतलब शारिक कैफी साहब का एक शेर है कि बात नहीं करनी तो मत कर, बात नहीं करनी तो मत कर, चेहरा तो पहचान हमारा। तो आपको एडमिशन लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर है, ये आपका डिस्कशन है, लेकिन कम से कम एक बेहतर विषय पर आप संवाद तो कर सकते हैं पढ़े लिखे लोगों की तरह, पूर्वाग्रह से अलग खड़े होकर। लेकिन जेएनयू ने वो नहीं किया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने लगभग 40 मिनट के साक्षात्कार के बाद, 40 मिनट साक्षात्कार तब हुआ जब सामान्य लोगों का साक्षात्कार 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक हो रहा था अधिकतम। फिर उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, और चूंकि मुझे लग रहा था कि जब जब जेएनयू के इतने बड़े बड़े लोग इतने निचले स्तर पर उतर गए कि वे अपने संकीर्णता से, वे अपने निजी मान्यताओं से, अपने पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं निकल पाए, तो मुझे बहुत आशंका थी कि शायद डीयू भी मुझे एडमिशन नहीं देगा। तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया जनवरी महीने में 7 तारीख को। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू बहुत ही सार्थक, और मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कि जेएनयू को बौद्धिकता का गढ़ बताया जाता है और डीयू को विलास का गढ़ बताया जाता है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा एमए डीयू से हुआ, मेरा बीए डीयू से हुआ, और अब पीएचडी में एक सार्थक संवाद के बाद न सिर्फ डीयू के हिंदी विभाग के लोग इस विषय से सहमत हुए, बल्कि उन्होंने इस विषय पर मेरा एडमिशन भी लिया। तो अपने संकल्प के मुताबिक, अपने उसी इरादे के मुताबिक कि अगर मैं कभी शोध करूं तो मैं उन्हीं विषयों पर करूंगा, उन्हीं तत्वों पर करूंगा जो इस सदी के लिए प्रासंगिक है, जो इस समाज के लिए प्रासंगिक है। सोचिए कि आज हिंदी विषय, मुझे याद है जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो जब मैं बताता था लोगों को कि लोग पूछते थे घर जाने पे, आसपास के रिश्तेदार पूछते थे कि बेटा और क्या कर रहे हो, मैं बताता था कि जी मैंने एडमिशन लिया, बीए कर रहा हूँ। अच्छा बीए क्या कर रहे हो, बीए किस विषय से? मैं बताता था जी हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ना था दिल्ली क्यों गए? एक ने ऐसे कह दिया कि हिंदी पढ़ना था दिल्ली क्यों गए? तो ये जो हीन भावना है, ये जो तिरस्कार की भावना है, ये मुझे लगता है कि हिंदी वालों ने अर्जित की है। हिंदी वालों ने अपनी अकर्मण्यता के दम पर, हिंदी वालों ने अपनी निष्क्रियता की बदौलत इस पूर्वाग्रह को, इस धारणा को अर्जित किया है, ये अपमान को उन्होंने कमाया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नवीन विषय जो, मतलब मुझे लगता है कई बार मैं सोचता हूं कि हिंदी के साहित्य बोध से पता नहीं मतलब क्या समस्या है इसमें, कि हिंदी का साहित्य बोध हमेशा से बाजार के खिलाफ खड़ा रहा है, हमेशा से। हालांकि बहुत बड़ी डिबेट है कि बाजारवाद कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन ऐसे वक्त में जब बाजारवाद पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुका है, ऐसे वक्त में जब बाजारवाद हमारी और आपकी जिंदगी में शामिल है, ऐसे वक्त में जब हमारी प्राथमिकताएं बाजार तय करता है, तो ऐसे वक्त में हिंदी साहित्य को बाजार से विमुख नहीं होना चाहिए। आप बाजार की तरफ उन्मुख रहिए और आप फिर बात करिए कि हाँ जी ये ठीक नहीं हो रहा, हाँ जी ये गलत है, लेकिन आप बाजार से विमुख हो जाएं। मतलब बात कुछ भी चल रही हो और आप अभी यह सोच के कि जायसी ने पद्मावत में क्या अद्भुत प्रकृति चित्रण कर दिया, उससे क्या मतलब समाज को, उससे क्या मतलब लोगों को, उससे क्या मतलब उन सब लोगों को जिनके लिए आप साहित्य रचने का दावा करते हैं। उनसे मतलब होगा निश्चित रूप से हिंदी पढ़ने वालों को, उनसे मतलब जायसी के श्रृंगार योजना से, जायसी के विरह श्रृंगार से निश्चित रूप से मतलब होगा उन लोगों को जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या जो मास्टर्स फर्स्ट ईयर में है या जिन्हें आप ही की तरह थीसिस लिखनी है। लेकिन आपको आपके जेआरएफ का जो पैसा मिल रहा है वो आम हिंदुस्तानी के टैक्स पेयर के पैसे से मिल रहा है। तो आम हिंदुस्तानी के
सामान्य लोगों के दर्द गाने वाले, सामान्य लोगों की मोहब्बत गाने वाले, आज के वक्त के लोगों की हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले लोग अगर आपके लिए साहित्यकार नहीं है, अगर आप अभी भी निराला के बिंब में या नागार्जुन के भाषा में फंसे पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस समाज से, वर्तमान के समय से कटे हुए हैं, तो आपको मिलने वाला जेआरएफ, आपको मिलने वाले कोई भी स्कॉलरशिप की राशि निश्चित रूप से उतनी जस्टिफाइड नहीं हो जाती या नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो यही सब सोचकर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी में दाखिला लिया है और मैं बहुत आभारी हूँ हिंदी विभाग का। मैं बहुत आभारी हूँ वहाँ के प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी का, और मैं बहुत आभारी हूँ वहाँ पे उन सभी लोगों का जिन्होंने इस विषय पर एडमिशन की स्वीकृति दी। और एक बहुत बेहतर परंपरा है, बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही आदर्श परंपरा कि हिंदी साहित्य अपने आज के लोगों पर बात करे। हिंदी साहित्य के लोग, हिंदी साहित्य का अकादमिक जगत अपनी बाहें फैलाकर उन सभी बेटों का स्वागत करे जो उनका परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस परंपरा का शुरुआत हिंदी साहित्य को, हिंदी के अकादमिक मुख्य धारा को एक नई ऊंचाई देगा। और इसमें मेरा जो भी किंचित सहयोग होगा, मेरी जो भी थीसिस होगी, मेरा जो भी पीएचडी का कार्य होगा, मैं, चूंकि मेरा मन है और मैंने संकल्प लिया है कि मैं निश्चित रूप से यह काम पूरी प्राथमिकता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। और मुझे लगता है कि इस शोध में कुछ नवनीत अवश्य निकलेगा जिससे हिंदी के पाठक जगत के साथ साथ पूरे देश के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।